याद है वो टाइम जब सबके हाथ में सिर्फ एक ही फ़ोन होता था, जो कि होता था नोकिया का। वो स्नेक गेम और वो इंडिस्ट्रक्टिबल फ़ोन जो कि चाहे जितनी भी बार नीचे गिरे लेकिन कभी भी नहीं टूटता था। और नोकिया सिर्फ एक फ़ोन ही नहीं बल्कि एक सिंबल था ट्रस्ट का, बिल्ड का और टेक्नोलॉजी का। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी अपने डिसीजंस की वजह से बर्बाद हो गई। जिस मोबाइल कंपनी ने मोबाइल रेवोल्यूशन शुरू किया उसी ने अपना डाउनफॉल भी खुद ही कराया। वो अपने डाउनफॉल की खुद ही जिम्मेवार जब बाकी फोन्स टच स्क्रीन वगैरह का सिस्टम यूज़ कर रहे थे, नोकिया अपने कस्टमर्स को उस टाइम पर भी वही पुरानी टेक्नोलॉजी से चिपका रहा था। और भी काफ़ी सारे बुरे डिसीजंस की वजह से नोकिया कंपनी आज बिल्कुल ही फेल हो चुकी है। और जब तक उन्होंने ये अपनी गलती रियलाइज़ की तब तक मोबाइल का जो ये मार्केट था पूरा, ये सब कुछ चेंज हो गया था। कस्टमर बेस पूरा चेंज हो गया था, कस्टमर डिमांड्स भी। और नोकिया को ये सब कुछ समझने में काफ़ी देर लग गई। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ नोकिया के साथ नहीं हुआ। दुनिया में और भी काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने खुद के प्रोडक्ट्स, अपने खुद के डिसीजंस या अपने खुद के इन्वेंशंस की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। 2000s में नोकिया मोबाइल फ़ोन्स का एक सिनोनियम था, रोबस्ट, ड्यूरेबल और एडवांस्ड। और हर किसी के हाथ में सिर्फ नोकिया ही होता था। आप अभी भी जो पुराने नोकिया के फ़ोन्स, आप उनकी अगर सेल्स और जितने वो बिके हुए वो चेक करोगे तो आप खुद भी हैरान हो जाओगे। लेकिन स्मार्टफोन का एरा आते ही नोकिया ने एक बहुत ही बड़ा गैम्बल अपने हाथ से गंवा दिया। नोकिया टच स्क्रीन्स और ऐप इकोसिस्टम को समझने में काफ़ी लेट था। बाकी फ़ोन्स के अंदर अब टच स्क्रीन्स और डिफरेंट ऐप्स आ रही थी फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लेकिन नोकिया इस तरफ देख भी नहीं रहा था। वो अभी भी अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट था और जो उसका कंज्यूमर बेस था वो उसकी डिमांड्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। उस टाइम लोगों को चाहिए थे टच स्क्रीन्स वगैरह वाले फ़ोन, क्योंकि वो उस टाइम ट्रेंड में थे। लेकिन नोकिया अभी भी अपने बटन्स और सिम्बियंस वाले फ़ोन में ही था। वो इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। और इसी टाइम एप्पल और एंड्रॉयड अपनी फुल फोर्स में आए और नोकिया उनसे रेस में पीछे रह गया। इसके काफ़ी सारे रीजंस थे, जैसे कि नोकिया कंपनी की जो लीडरशिप थी वो कोई भी डिसीजन नहीं दे पा रही थी कंपनी के बेनिफिट के लिए। और फिर हुआ क्या, नोकिया कंपनी एंड्रॉयड और एप्पल जैसे बड़े बड़ी कंपनीज जो कि एडवांस फ़ोन्स बेच रही थी उनके साथ बिल्कुल भी कॉम्पीट नहीं कर पाई। और फिर उन्हें अपना जो हैंडसेट डिवीज़न था, मतलब नोकिया का वो डिवीज़न जो कि फ़ोन्स वगैरह बनाने के लिए ज़िम्मेदार था, उन्हें उसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बेचना पड़ा। अगर आप इस पूरी केस स्टडी को समझे तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न था नोकिया के फेल होने का, जो कि था अडाप्टेशन। नोकिया एक काफ़ी अच्छा ब्रांड था फ़ोन्स का, लेकिन उससे सिर्फ एक ही गलती हुई कि वो कंज्यूमर्स की नई नई डिमांड्स के हिसाब से बिल्कुल भी अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया। उसे लग रहा था कि वो अगर पुराने सिस्टम्स अभी भी इस टाइम पे भी लोगों को देते रहेंगे तो लोग फिर भी खुशी खुशी खरीदते रहेंगे, और यहाँ पे वो गलत था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है कंपनीज को वैसे वैसे अडाप्ट करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, लेकिन इस जगह पे नोकिया पीछे रह गया और ये रीज़न बना नोकिया के डाउनफॉल का। 1970s में कोडक कंपनी जो कि कैमरास बनाती पहले एक डिजिटल कैमरे का इन्वेंशन किया। मतलब कि जो पहला डिजिटल कैमरा था उसका इन्वेंशन का जितना भी क्रेडिट है वो कोडक कंपनी को जाता। लेकिन उस टाइम कोडक कंपनी के जो कॉरपोरेट लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि अगर वो एक डिजिटल कैमरे को ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो उनके बाकी कैमरेज जिससे कि सिनेमा वगैरह शूट होता था जो कि फिज़िकल रील्स पे डिपेंडेंट होते थे, और उस टाइम पे सारी मूवीज़ दुनिया में उसी पे बनती थी और मैक्सिमम मूवीज़ जो बनती थी उनमें कोडक के कैमरेज यूज़ होते थे। उन्होंने सोचा अगर कि वो डिजिटल कैमरे को प्रमोट करेंगे तो इसके कारण उनके जो दूसरे कैमरेज की सेल है उसमें काफ़ी उनको नुकसान हो सकता था। और उन्होंने सोचा कि ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है, और उन्होंने इस डिजिटल कैमरे के आइडिया को बिल्कुल ही साइड लाइन करके रख दिया, उसे कभी भी प्रमोट ही नहीं किया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे का जो टाइम होगा वो पूरा का पूरा डिजिटल कैमरेज पे डिपेंडेंट होगा और जो मैनुअल कैमरेज होते हैं उनका वजूद ही मिट जाएगा। और उन्होंने अपने ही बनाए डिजिटल कैमरे को शेल्फ में रख के बंद कर दिया। लेकिन जब स्मार्टफोन्स वगैरह लैपटॉप्स में कैमरे आने लगे, डिजिटल ऑनलाइन मीटिंग्स का ज़माना आया, उस टाइम तक कोडो को ये रियलाइज़ हो गया था कि उनसे कितनी बड़ी गलती होगी।
वो चाहते तो अपने डिजिटल कैमरे से पूरी कैमरा मार्केट को रेवोल्यूशनाइज करके रख सकते थे। वो इस पूरी मार्केट में अपना डोमिनेंस बना सकते थे। और इस टाइम पर कोडैक कंपनी का जो कोर प्रोडक्ट था, जो मेन प्रोडक्ट था, जो कि था फोटोग्राफिक कैमरा, जिसे कि आप समझो कि मैनुअल कैमरे होती है जिनके अंदर रील्स डलती हैं और उन फिजिकल रील्स के अंदर वीडियोस वगैरह या फोटोग्राफ्स बनती हैं। वो बिल्कुल ही डिमांड उसकी ख़त्म हो गई थी। और इसका क्या रिजल्ट था? कोडैक कंपनी की जो शेयर की वैल्यूज़ थी वो बिल्कुल गिर गई, रेवेन्यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो गए। और फिर 2012 में कोडैक कंपनी को बैंकरप्सी के लिए फाइल करना पड़ा। एक बार सोचो, कोडैक के जो इंजीनियर्स थे उनके पास सोल्यूशन तब था जब किसी के पास डिजिटल कैमरे का कोई आइडिया भी नहीं था। इनोवेशन को इग्नोर करके और सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बारे में सोच के कोडैक कंपनी ने अपना लॉन्ग टर्म की जो गेम थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। और इस तरह हुआ कोडैक कंपनी का डाउनफॉल। पोलरॉइड एक ऐसा कैमरा था जिससे कि आप कोई भी चीज़ की फ़ोटो खींचो तो उसी टाइम उस चीज़ की फ़ोटो प्रिंट होके आ जाती थी, वो भी कैमरे से। ये एक आइकॉनिक प्रोडक्ट था। लेकिन जब डिजिटल कैमरेज का टाइम आया तो पोलरॉइड इस चीज़ को समझ नहीं पाया और उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट किया। वो अपने जो प्रोडक्ट था उनका पोलरॉइड कैमरा, वो उससे इतने ज़्यादा जुड़ गए थे कि उससे आगे देख ही नहीं पा रहे थे। उन्हें इनोवेशन बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। वो सोचते थे कि ये उनका प्रोडक्ट हमेशा ऐसे ही बिकता रहेगा और इसकी डिमांड ऐसे रहेगी और ये पूरे दुनिया में इसी तरह अपनी रेपुटेशन बना के रखेगा। लेकिन वो यहाँ पे गलत थे। चाहे कंपनी जितनी भी बड़ी हो, अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट नहीं करेगी तो एक दिन आएगा जो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी और उस कंपनी को समझ भी नहीं आएगा कि इसके साथ हुआ क्या। पोलरॉइड ने भी यही गलती, उन्होंने अडाप्टेशन से ज़्यादा अपनी लेगेसी के बारे में देखा, वो भी सिर्फ एक प्रोडक्ट के पीछे। और जब तक उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अब स्मार्ट कैमरेज और डिजिटल कैमरेज का टाइम है, तब तक वो काफ़ी लेट हो चुके थे। और फिर हुआ क्या? मैंने अभी आपको कितनी सारी स्टोरीज बताई, लेकिन एंड में एक ही चीज़ होती है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। और फिर इसी तरह पोलरॉइड कंपनी ने भी बैंकरप्सी के लिए फाइल किया और ये कंपनी लाइसेंस्ड बन गई। 2006 में एप्पल कंपनी का जो आईपॉड था, जिससे कि लोग गाने सुनते थे, वो ऑलरेडी मार्केट को डोमिनेट कर रहा था क्योंकि उसका डिज़ाइन स्लीक था और जो उसका यूज़र इंटरफेस था वो भी काफ़ी अच्छा था और वो यूथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट था और उसका जो इकोसिस्टम था वो भी काफ़ी आसान और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली था। उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बहुत ही बड़ा नाम था और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का किंग। और इस टाइम माइक्रोसॉफ्ट ने भी सोचा कि हम भी इस मार्केट में उतरेंगे, तो उन्होंने अपना खुद का नया ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम था ज़ून। माइक्रोसॉफ्ट ने ज़ून कंपनी एक आईपॉड के ओपोनेंट की तरह मार्केट में उतारी और इस प्रोडक्ट पे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए। लेकिन जो उनकी क्रिएटिविटी थी, जिस तरह का उनका डिज़ाइन था, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। उनके प्रोडक्ट की साउंड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, प्रोडक्ट दिखने में भी ठीक था और जिस तरह वो बना था उसकी ड्यूरेबिलिटी वगैरह सब कुछ अच्छा था। लेकिन जो उसका यूज़र इंटरफेस था और उसका जो ई मार्केट प्लेस जहाँ से सॉन्ग्स खरीदने थे, वो बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं था और ना कि यूथ ओरिएंटेड। माइक्रोसॉफ्ट ने जब ये प्रोडक्ट बनाया तो इसे कॉरपोरेट लेवल के हिसाब से बनाया, ना कि यूथ के हिसाब से। उस टाइम को जो यूथ को चीज़ें चाहिए थी वो इन सब में नहीं थी। जहाँ एप्पल कंपनी यूथ के ओरिएंटेड एड्स क्रिएटिविटी के साथ दिखाती थी, दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेट लेवल बोरिंग एड्स दिखाती थी अपने प्रोडक्ट को शोकेस और प्रमोट करने के लिए। आईपॉड में अगर आपको कोई सॉन्ग अच्छा लगता तो आप सीधे उसे आईट्यून से ख़रीद सकते थे, लेकिन अगर आपको यही सेम चीज़ ज़ून में करनी पड़ती तो आपको ज़ून ई मार्केट प्लेस में जाना पड़ता और वहाँ से सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड करना लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसका जो यूज़र फेस था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा था। और ऑलरेडी एप्पल ने जिस तरह अपनी मार्केट बना दी थी और अगर अब किसी को भी इस मार्केट को डोमिनेट करना था तो उन्हें आईपॉड से अच्छा प्रोडक्ट लाना पड़ता। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन एंड में वो फेल हो गए। उनसे गलती यही हुई कि वो इस मार्केट में काफ़ी लेट घुसे। लेकिन अगर आप किसी मार्केट में लेट घुसो तो आपको एक चीज़ करनी चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उस मार्केट में आप उससे ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट लाओ, लोगों की डिमांड्स समझो और उन पर काम करो। और फिर क्या हुआ? 2006 में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना प्रोडक्ट और ब्रांड लॉन्च किया था ज़ून, उसे 2011 में बंद करना पड़ा। कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ।
लेकिन इन सब चीज़ों में एक बात सोचने वाली कि माइक्रोसॉफ्ट के पास इतने पैसे होते हुए भी वो फेल हो गए इस मार्केट के अंदर। और इस सब का मेन रीज़न था कि माइक्रोसॉफ्ट अपने कंज्यूमर्स के इमोशंस को नहीं समझ पाए। वो यही नहीं समझ पाए कि उनके कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।